गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी पेपर नंबर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसकी ये तीसरी वीडियो है। बाकी 2 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टॉप 30 MCQ जो कि बेस्ड हैं 2011 से 2023 तक पूछे गए प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? ऑप्शंस हैं, पहला है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है कार्य आधारित अधिगम, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण अनुवाद विधि। ये इसको हम पारंपरिक विधि कह सकते हैं, शास्त्रीय पारंपरिक विधि और भंडारकर विधि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? यानी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला है शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, दूसरा ऑप्शन अनुमान लगाने संबंधी कार्य का प्रयोग, तीसरा है व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण और चौथा है भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुमान लगाने संबंधी कार्य का प्रयोग। यानी पठन से पूर्व हम बच्चों से उस टॉपिक के बारे में अनुमान लगाने संबंधी प्रक्रिया या कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? पहला है कक्षा पुस्तकालय, दूसरा पठन कोना, तीसरा कक्षाई प्रक्रियाएं, चौथा है शब्द दीवार। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कक्षाई प्रक्रिया। कक्षाई प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो गतिविधि होती हैं। कक्षाई प्रक्रिया क्या होती है? कक्षा में होने वाली गतिविधि को कह सकते हैं। जबकि कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना यानी रीडिंग कॉर्नर जिसको बोलते हैं, और शब्द दीवार, ये सारे क्या हैं? आपके संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? जो रेमेडियल हम लोग टीचिंग कराते हैं उसमें कौन सा ये विकल्प देखना है सही है। पहला है प्रदर्शन सुधार हेतु मदद देना, दूसरा पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति, तीसरा दर्शन उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, प्रदर्शन उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, चौथा है मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन सुधार हेतु मदद करना, यानी जो भी प्रदर्शन या उपलब्धि है बच्चों की उसमें सुधार करने के लिए उनकी मदद करना। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा सांकेतिक है, दूसरा भाषा स्थिर है, तीसरा भाषा सामाजिक है, चौथा भाषा व्यवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि भाषा सांकेतिक भी है, सामाजिक भी है और व्यवस्थित है। भाषा क्या स्थिर नहीं है, हर जगह अलग अलग है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? पहला है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है आत्मसातकरण, तीसरा भाषा समाजीकरण, चौथा संस्कृतिकरण। अब देखिए इसमें समुदाय शब्द आ गया और अंतःक्रिया आ गई, मित्रता संबंध आ गया, तो ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है भाषा समाजीकरण, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 7 है, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हवाओं वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में आ जाते हैं तो वे किसमें संलग्न हैं? पहला है कोड मिश्रण, दूसरा है कोड परिवर्तन, तीसरा है सामाजिक बोलियां, चौथा है भाषा विज्ञान। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कोड परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2। जैसे मान लीजिए हम किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, हमने जैसे बोला आपका काम हो गया, यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पे कोड चेंज हो गया, एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज पे आ गए। प्रश्न नंबर 8 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, नंबर 2, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा,
नंबर 3 बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, नंबर 4 दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पहला है ऑप्शन पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी त्रुटियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो इसको क्या होते हैं, डायग्नोसिस जो होती है वही है। प्रश्न नंबर 10 है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से। दूसरा है एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। तीसरा है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। चौथा है केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 11 है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 2 उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 3 समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन 4 विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सबसे सटीक या सबसे सही आंसर है वो है बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को सम्मिलित कर रही है? पहला है गहन पठन, दूसरा ऑप्शन है साझा पठन, तीसरा है विस्तृत पठन, चौथा है निर्देशित पठन। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत पठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? पहला है स्वनिम जिसको फोनिम कहते हैं, रूपग्राम यानी मॉर्फिन, तीसरा ऑप्शन है वाक्य विन्यास, चौथा है अर्थ विज्ञान। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वनिम या फोनिम। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक भिन्नताएं, दूसरा ध्यान और रुचि की कमी, तीसरा है शारीरिक विकलांगता, चौथा है सक्रिय श्रवण। तो देखिए बाकी तीनों ऑप्शन क्या हैं, नेगेटिव हैं एक तरह से, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ध्यान और रुचि की कमी, शारीरिक विकलांगता, और चौथा ऑप्शन क्या है सक्रिय श्रवण, जो कि एक सही बात है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो गया 4, ये कोई अवरोध पैदा नहीं करता, इसकी मतलब ये कोई अवरोध पैदा नहीं करता है, इसकी बजाय ये और संप्रेषण में प्रभावी होता है सक्रिय श्रवण। प्रश्न नंबर 15 है, निपुण भारत के मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्षण के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में यह लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। ऐसी कक्षा 2 में कितना हो जाएगा 45, और 1 में आपको 4 से 5 शब्दों वाला छोटा वाक्य। प्रश्न नंबर 16 है, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? ऑप्शन मानस मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, ये 1 नंबर ऑप्शन है। दूसरा है प्रारूप तैयार करना, तीसरा है समीक्षा करना, चौथा है प्रकाशन करना। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मानस मंथन करना।
प्रश्न नंबर 17 है, अध्यापक पाठ सामग्री पढ़ने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। अध्यापक को किसी गतिविधि का चयन मतलब किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा आरेखीय संयोजन, तीसरा सारांशीकरण, चौथा है अनुमान लगाना। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पठन पूर्व कौन सी अब करा सकते हैं, अनुमान वाली। तो सीधी सी बात है ये पठन के बाद वाला है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, इसका नए चयन नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो गया चौथा, यानी पठन पूर्व में क्या करोगे आप, अनुमान लगाना, इस तरह की गतिविधि। और पठन के बाद कौन कौन सी है, बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, आरेखीय संयोजन हो सकता है, सारांशीकरण हो सकता है। तो एक ही प्रश्न से 2 प्रश्न और नए बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भाषा की विशेषता के बारे में कौन सा सही नहीं है। भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा स्थिर है, भाषा के संकेत या दृश्यिक हैं, भाषा अद्वितीय है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा स्थिर है। ये बात गलत है, यानी भाषा देश, परिस्थिति या कह सकते हो जगह के अनुसार बदलती रहती है। प्रश्न नंबर 19 है, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशेष सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, अंतरपाठीय पठन, व्याख्यात्मक पठन। तब चूंकि देखिए वो एक विशेष सूचना को देख रहा है, इसलिए उसको क्या देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। तो इस तरह का पठन कहलाता है बारीकी से पठन। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है 19 का, बारीकी से पठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्य पूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। पहला है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है रूब्रिक और चौथा है परियोजना। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का कौन से क्षेत्र में बच्चा अच्छा है, कौन से क्षेत्र में बच्चा कमज़ोर है, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड होता है पूरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। पहला है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, दूसरा मौन तरीका, तीसरा प्राकृतिक उपागम, चौथा सामुदायिक भाषा अधिगम। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मानवतावादी दृष्टिकोण किससे रिलेटेड है, सामुदायिक भाषा अधिगम से। प्रश्न नंबर 22 है, संरचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव जो टेस्ट होता है का उद्देश्य है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरण का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर 3 सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नियमित अंतराल पर शिक्षार्थी का आकलन करना, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या संरचनात्मक आकलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 है, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है ऑप्शन निमज्जन, दूसरा है द्विभाषावाद, तीसरा बहुभाषावाद, चौथा है एकल भाषावाद। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निमज्जन। ये संस्कृत भाषा से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निमग्न होना, लीन होना, डूब जाना उस चीज़ में। तो यहाँ पे जो बालिका भारत से अमेरिका गई है तो सभी विषय उसे वहीं की भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात उसका निमज्जन हो रहा है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। उपकौशल नहीं है देखना है आपको। पहला ऑप्शन है किसी पाठ सामग्री की अवधारणा को, अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना। ऑप्शन नंबर 2 है वाक्य और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना की पहचान। ऑप्शन नंबर 4 है अक्षरों और ध्वनि शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ ना समझ पाना। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ ना समझ पाना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, कैसे अर्जित करते हैं, यानी शिक्षार्थी भाषा कैसे अर्जित करते हैं। ऑप्शन 1 है भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, ऑप्शन 2 भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, ऑप्शन 3 उसे भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, ऑप्शन 4 प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जहाँ पे अंतःक्रिया इस तरह का शब्द आ जाता है तो समझ जाइए ऑप्शन यही ठीक होगा। तो प्रश्न नंबर 25 का चौथा हो गया प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। पहला है पढ़ना सुनना, दूसरा है सुनना लिखना, तीसरा है बोलना लिखना, चौथा है पढ़ना बोलना और लिखना। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना। ये किससे रिलेटेड है, भाषाई कौशल से। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुक्त लेखन शैली है जो किसी मुद्दे या विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। यानी इसमें आपको उन्मुक्त लेखन शैली देखनी है। पहला है वर्णनात्मक लेखन, दूसरा है विवरणात्मक लेखन, तीसरा है वृत्तांत लेखन, चौथा है तार्किक लेखन। तो प्रश्न नंबर 27 का आंसर नंबर पहला सही है, वर्णनात्मक लेखन। और एक तरह से जो उन्मुक्त शैली है किसी विषय या मुद्दे पर प्रकाश डालती हैं वो होती है निबंध शैली। तो निबंध शैली भी 3 प्रकार की होती है, यानी निबंध शैली के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, भावनात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा वर्णनात्मक। प्रश्न नंबर 28 है, रूपात्मक आकलन में मदद करता है, यानी किस में मदद करता है। ऑप्शन 1 कक्षा में प्रत्योगात्मक वातावरण का सृजन करने में, ऑप्शन 2 शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, ऑप्शन 3 सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, ऑप्शन 4 सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। प्रश्न नंबर 29 है, पारिभाषिक जागरूकता है। ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, ऑप्शन नंबर 2 यह देखने की शिक्षार्थी तृतीय भाषा में वार्षिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता। लास्ट प्रश्न पे आते हैं। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। पहला है सार्वभौमिक शब्द भंडार, दूसरा है सार्वभौमिक व्याकरण, नंबर 3 है सार्वभौमिक पठन, नंबर 4 है सार्वभौमिक बोली। यानी अंतर्जात में कौन से ज्ञान के कारण, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सार्वभौमिक व्याकरण। क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जो आधुनिक भाषा का विकास का एक तो उन्हें जनक कहा जाता है, चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसको सीखने या विकास करने का कार्य समाज द्वारा होता है। और इसमें उन्होंने बताया कि छात्रों के भाषा को सीखने में भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी LAD का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो प्रथम 5 वर्षों में अधिक क्रियाशील रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।